चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी तैयारी आपकी है। यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्न में से किस वेद में कर्म कांडों से संबंधित है। मतलब ऐसा कौन सा वेद है जो कि आपके कर्म कांड से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है कौन हो जाएगा, सी नंबर याद रखिएगा, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये कर्म कांडों से संबंधित है, इसमें यज्ञिक विधि विधानों का आपका जिक्र रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं सामवेद, सामवेद का मतलब होता है संगीत से होता है। यहाँ पर ऋग्वेद की अगर बात करते हैं, ऋग्वेद मतलब होता है प्रारंभिक आर्य का जो विस्तार है यहीं पर देखने को मिलता है। और अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित जो भी है वो आपको किस मिलता है, आपके अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हुमायूं का जन्म हुआ था। चलिए बताइएगा हुमायूं का जो जन्म हुआ ये कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं हुमायूं का जन्म हुआ था, याद रखिए 1508 में, जिसका भी ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1508 में हुआ था और इनके पिता बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, यह भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है जिसमें सारनाथ की स्तूप से लिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो वाक्य है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। दोस्तों सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई थी उसमें मोहरे, है ना, और आर्थिक विकास का घोतक रहे हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो सिंधु में अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। यहाँ पर देखिए ये दुर्ग जो आपका है ये आपका है असीरगढ़। असीरगढ़ का किला जो कि अहिर राजवंश के राजा अहिर ने बनाया था और यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित आपका गांव है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका आ गया है कि 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। 6 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा ड्यूक ऑफ कर्नाट। दोस्तों याद रखिएगा ड्यूक ऑफ कर्नाट द्वारा आरंभ किया गया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो गांधी जी थे ये क्या चाह रहे थे, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 7 का सी, न्यासधारिता सिद्धांत। न्यासधारिता सिद्धांत मतलब होता है स्ट्रीटशिप के माध्यम से ये आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। दोस्तों यहाँ पर जो आज़ाद हिंद फौज थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इन्होंने युद्ध किया था, किसके विरुद्ध किया था। यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ग्रेट ब्रिटेन। याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अर्थात सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। यहाँ पर आगे और किसके सहयोग किया था, जापान, है ना। मतलब जापान, मतलब यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर, दांडी। यहाँ पर देखिए 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी से समुद्र तट नमक कर कानून तोड़कर सिविल अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट और कहाँ किस वर्ष में पड़ी थी। मतलब जो नरम दल गरम दल था इनमें आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया था। और ये कहाँ हुआ था, आपके 1907 जो कि कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में। हमने इसको ट्रिक से बताया था कि यहाँ पर नरम और गरम दल, है ना। सूरत अगर अच्छी, सूरत क्या थी, अच्छी नहीं है, सूरत अच्छी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनमें मतभेद हो गया। तो इससे आपको याद रहेगा और साथ ही सूरत हो जाएगा ना। तो 1907 कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में इनमें मनमुटाव हो गया और ये अलग हो गए थे। मिले कब थे, तो आपके 1916 जो कि आपके लखनऊ अधिवेशन में आपस में मिल गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। महासागर जो आपका ये है प्रशांत महासागर, इसके चारों ओर रिंग ऑफ फायर अर्थात एक अग्निवलयाकार क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि जो एरिया होती है उसमें काफी आपके क्या होते हैं, ज्वालामुखी होती हैं। तो एक ऐसा एरिया बना लेते हैं जिसे अग्निवलयाकार बोलते हैं या इसे रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो ये आपके केरल में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं, 2 प्रकार पाए जाते हैं, 2 जगह पाए जाते हैं। एक तो आपके इस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और एक आपके मेघालय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश होती है। तो यहाँ 2 जगह आपके पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नागपुर में वर्षा कम होती है, क्यों, क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी
पवन विमुख पार्श्व स्थित है। मतलब कह सकते हैं कि नागपुर में क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपका पहाड़ है अर्थात ये जो बनावट आपकी ढाल है आपकी वो ऐसे है, यहाँ पर पड़ जाते हैं पहाड़, और जब पहाड़ पड़ जाते हैं तो अचानक पानी ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। यहाँ पर ककड़ीले जैसे आपके कह सकते हैं जो कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों। अब देखिए जो 14 नंबर आपसे दिया गया है कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है ऐसी अवधि में जो तमिलनाडु होता है वो सूखा रहता है। यहाँ पर 14 नंबर क्या हो जाएगा, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। यहाँ पर 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में, और अरब सागर कहाँ पर स्थित है, तो आपकी यहाँ पर स्थित है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर पेरियार नदी, नर्मदा नदी, आपकी ताप्ती नदी आपकी इधर को आती हैं, लेकिन कावेरी नदी कहाँ जाती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, जिसका भी ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपका आ गया है कि सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने आपको बताया था, प्रथम मतलब हमने बना दिया एक, और ये बना है कैसा, राड जैसा बना है कि नहीं, राड। तो यहाँ पर हो जाएगा हेराल्ड, है ना, राड मार दिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर जो पीसी मोहलनोबिस है ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, पीसी मोहलनोबिस। तो इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक उच्च संवादिक तरलता अनुपात जो होता है ना, ये कि SLR जो होता है ये क्या होता है, बैंकों में आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये बैंकों की ऋण देने की क्षमता में जो कमी होती है, उच्च संवादिक तरलता अनुपात बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी, मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक तरलता अनुपात वह अंश है जिसे बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां, स्वर्ण और नगद में आरक्षित रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 78 तक आपकी चली थी, है ना। समय से पहले ही खत्म हो गई थी जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि समय से पहले कौन सी, तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित तथा ऋण की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या कहेंगे या उसे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि अगर केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित और ऋण की लागत की कमी करना चाहता है तो उसे नगद आरक्षित अनुपात कम करना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, जब लगातार आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल सरल लगने लगेंगे, क्योंकि हम लगातार इतने मॉडल पेपर आपको देते हैं कि दिन में जब 3-3, 4-4 मॉडल पेपर देंगे तो आसानी से यही शब्द आपके रट जाएंगे। इसीलिए पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लगातार आप लोग क्लासेस लेते रहिए। किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है। तो राज्य विधानसभा का जो सचिवालय है ये अधीन आता है किसके, तो आपके राज्य सरकार के अधीन आता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है। द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय 22 नंबर में। तो द्विसदनीय विधानमंडल होता है जिसमें से निम्न सदन होता है और आपका उच्च सदन होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद जो 17 और 18 है इनसे क्या प्रावधान करता है। तो देखो हमने बताया भी है कि अनुच्छेद 17 जो आपका है ये अस्पृश्यता आपका है ना, और 18 जो आपका है ये उपाधि वाला है। लेकिन ये आते किस में हैं, तो ये आते हैं सामाजिक समानता में या सामाजिक समता में। क्यों, क्योंकि अस्पृश्यता उन्मूलन जो आपका है ये समाज का क्या है, समता, मतलब एक जैसे देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपका आता है सामाजिक समानता में आता है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण जो संदर्भित है ये कैसा आपका है। तो देखिए अनुच्छेद 19, और ये जो अनुच्छेद 19 आपका है ये क्या होगा, तो ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं। क्योंकि आर्टिकल नंबर आपने बताया है कि 12 से लेकर आपके जो आपके 35 तक होते हैं ये मौलिक अधिकार होते हैं, है ना। और ये मौलिक अधिकार जो आपके हैं भारतीय नागरिकों के अंतर्गत देखिए 19 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य JB कृपलानी थे, के मुंशी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ये संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की मांग क्या होती है।
अगर व्यक्ति उपवास रखता है 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित जो शर्करा होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर 80 से 100 मिलीग्राम होती है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो लार जो होता है किसके पाचन में, तो आपकी स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है। तो कौन सा प्रकाश होता है जो कि कांच में निम्न गति से संचार करता है। यहाँ पर 28 नंबर में तो देखिए बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है ये कांच में निम्न गति से क्या करता है, उसमें से प्रवेश करता है ना। तो इसलिए इसकी चाल भी कम हो जाती है। और यही अगर लाल होता तो तरंग दैर्ध्य भी इसकी अधिक होती और तरंग दैर्ध्य अधिक होती तो ये जल्दी स्पीड में करता। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम हो जाता है। याद रखिए इसको ऑप्शन से हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है किसमें, आर्द्र वायु में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए हिंदी के क्वेश्चन भी आपके होंगे, गद्यांश भी होता है ना। 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे और गद्यांश मिलेंगे। औंधी खोपड़ी उल्टा क्या लिख दें भाई, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। यहाँ पर ऑप्शन भर दिया जाए सी नंबर, तो ये राइट हो जाएगा है ना। औंधी खोपड़ी उल्टा मत मतलब होता है कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मूर्ख का जो विचार होता है वो उल्टा ही होता है। तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। वारी, तोप, वात और सलील। दोस्तों 37 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वारी है ना, तोप और सलील दिया है, लेकिन वात यहाँ पर दिया है। मतलब यहाँ पर जो वायु है अर्थात वात भिन्न है। वात शब्द होता है वायु का पर्यायवाची, जबकि जो सलील है ये सभी क्या है, जल के कहीं ना कहीं पर्यायवाची हैं। तो इस कारण से ऑप्शन सी इसका बन जाएगा जो कि अलग आपका है। अगला है ध्वंस शब्द का विलोम क्या है। तो ध्वंस मतलब होता है कोई चीज़ खराब हो गई है ना, तो ध्वंस का हो जाएगा क्या, निर्माण करना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, निर्माण करना होता है। यहाँ पर दोस्तों तुल्य और तुल्य का विलोम अतुल्य होता है। प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्ष। क्या बोलते हैं, मुमुक्ष है ना। अगर कार्य में संलग्न रहता है उसे कर्मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य में संलग्न रहने वाला बोलते हैं ना कि कर्मठशील प्रत्याशी, मतलब अपने कार्य में संलग्न रहता है हमेशा है ना, तो उसको बोलते हैं कर्मठ बोल देते हैं। और जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा दोस्तों 40 नंबर में। तो यहाँ पर होता है ना कि कंगाली में आटा गीला। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। जब दिक्कतें आती हैं तो और समस्या होती है ना। ये कहावत आपने सुना होगा और देखा भी होगा, प्रयोग किया होगा कि घर में जब थोड़ा सा आटा रखा हो उसमें कितना भी कम पानी डालोगे गीला हो जाता है ना। तो ऐसी समस्या उसी से मुहावरा निकाल लिया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से, देखिए अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके जो कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके होंगे है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का चैंपियन रहा है। हमारे मॉडल पेपर पूरी तरीके से आपको अपडेट मिलेंगे। यही खासियत रहती है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के होते हैं हमारे पढ़ाए हुए डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, इसके बीच में जो क्वेश्चन आपके रहे हैं वो रहा है जैसे इंग्लिश का आपका रहा है, इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते हैं ना, और आपके 5 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं, उसको अलग की क्लास में अलग से पढ़ाया जाता है। दोस्तों 51 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का जो चैंपियन रहा है वो आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों ये सम्मानित किया है नवीन जिंदल को किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, नवीन जिंदल को किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैच द रैन अभियान 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 53 नंबर में पहला पॉइंट दिया है यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पहला सही है। इस अभियान हेतु थीम क्या है, पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है ना। यहाँ पर ये भी आपका सही है तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। इसके लेखक पूछा गया है, इसके लेखक है आपके डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन है, डॉक्टर कर्ण सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 जारी की थी। यहाँ पर देखिए ये आपका 55 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 क्या किया है, यहाँ पर जारी किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन में आपका बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 108 है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से किसे 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार या ईयर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 57 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके मीराबाई चानू, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का जो चुना गया है किसे, तो आपकी मीराबाई चानू को चुना गया। ऑप्शन आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2023 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये सम्मानित किया गया आपके उड़ीसा को। तो ऑप्शन आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान देश में से कौन था। यहाँ पर देखिए बिम्स्टेक की जो 19वीं बैठक आपकी हुई है, तो इसका मेजबान देश आपका जो रहा है वो आपका थाईलैंड रहा है। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बॉर्डर क्या दिया है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता देश कौन रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता देश में से कौन है, तो आपका भारत इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। देखिए करंट अफेयर आपके अपडेट आपके रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपके समान जागरूकता के 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके के होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। आपने यूट्यूब में कामाख्या मंदिर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा, आपके असम में है। कहाँ पर है, असम में है। ये असम से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर ये गुवाहाटी में आपका स्थित है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतनाट्यम से संबंधित नर्तक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है, देखो लीला सैमसन है, गीता रामचंद्रन है, सोनल मानसिंह है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सितारा देवी हैं, ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर है। सितारा देवी जो कि शास्त्रीय शैली कथक की प्रसिद्ध भारतीय नृत्य क्या ना है, ऑप्शन हो जाएगा ना, किससे हैं, कथक से हैं। अगला दिया गया है, लिम्बाराम का संबंध जो है वो किससे है। लिम्बाराम का जो संबंध है किससे है, ये तीरंदाज हैं, ठीक है, ये भारतीय तीरंदाज हैं, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से न्यूग्लुम किस देश की मुद्रा है। न्यूट्रम आपने पढ़ा होगा, है ना, बोलते हैं न्यूट्रम। ये न्यूट्रम जो आपकी भूटान की मुद्रा है। यहाँ पर आंसर जो आप करेगा डी नंबर, इसका हो जाएगा भूटान हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लाओस, है ना, लाओस मतलब जबकि लाओस कीप ये लाओस की है, ठीक है, लाओस की जो आपकी है लाओस कीप है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेपाल तो जानते हैं नेपाली रुपया होता है, टका जो बांग्लादेश की है। आगे बढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, 65 को ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर हेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड में है द हेग, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और भी बातें यहाँ पर होती हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने, 15 न्यायाधीश होते हैं, और ये 9 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से आपके नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कब पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1972 में, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी गेंद को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण क्या होना चाहिए। कोई भी गेंद को अगर आप अधिकतम दूरी तक फेंक रहे हैं तो भैया उसके लिए कितना कोण होना चाहिए, याद रखिए आपका जो आंसर बनेगा 67 नंबर में, वो आपका भी हो जाएगा 45 अंश। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आप बॉल को ऐसे मारिए, कितना, 45 अंश के एंगल मारिए, तो समझो फिर सबसे ज़्यादा लंबा छक्का जाएगा, है ना, क्रिस गिल को फेल कर देगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत उपकरण से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका जन्म दोस्तों देखा जाए 1 जुलाई 1938 को हुआ था, और ये क्या है, ये एक बांसुरी वादक है, ये बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। तो इनको सन 2000 में दोस्तों क्या हुआ था, पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है, और 92 में पद्म भूषण दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन कई प्रकार से होता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस गेम में होते हैं, तो आप कहेंगे रग्बी फुटबॉल में, और रग्बी फुटबॉल में टीम में प्रत्येक टीम में कितने होते हैं, तो आपके 15 होते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था। पहले ओलंपिक का आयोजन जो हुआ ये कब हुआ था, ये हुआ था 776 ईस्वी पूर्व, है ना, अर्थात जिसे BC कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आधुनिक खेलों का आयोजन कब हुआ, तो आधुनिक खेलों का आयोजन हुआ था 1896 क्या 96 जो दिया है, तो 1896 एथेंस में किया गया था, है ना। तो ये आधुनिक आपका था, और ये सबके क्या है, तो आपका सबसे पहले आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश बहुत ही आसान होता है अगर पेपर ऑफलाइन होता है, क्योंकि गद्यांश में जो आपका दिया होता है उसको आपको पढ़ना होता है ना। लेकिन अगर गद्यांश बहुत बड़ा है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में रहें, और जब गद्यांश पढ़ रहे होते हैं तो वो जो क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में घूमेगा कि ना, हाँ इसका आंसर आपका ये हो सकता है। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे गद्यांश बहुत ही आसान होता है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। वैसे हम गद्यांश कभी कभी सॉल्व भी करा देते हैं, और इसमें देखिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा गुरु और शिष्य के बारे में दिया है ना। पथ शब्द समानार्थी आपसे पूछा, जो कि आप लोग जानते हैं। ज्येष्ठ प्रतिष्ठा ये भी जानते हैं।
अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विश्व की सभ्यता के बारे में दिया गया है। तो सभ्यता में भी आप देख सकते हैं, इस सभ्यता में पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ आपको दिए हैं, पृथ्वी की सुरक्षा दिया गया है। तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है, अब इसको ना भी पढ़े तो भी आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, है ना। कैसे कि यहाँ पर देखिए कि वनों का मूल्य आंकने का मतलब होता है वनों का महत्व समझना। आप वनों को समझिए। कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं ना कि कहते हैं कि 2040 या 45 में क्या होगा, यहाँ पर मुस्लिम का भंडार हो जाएगा, मुस्लिम देश होगा। कुछ लोग कहते हैं 2035 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर वन ना लगाए गए, अगर एक व्यक्ति कम से कम 29 पौधे नहीं लगाता है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि 2050 तक यहाँ ना हिंदू रहेगा ना ही मुस्लिम रहेगा, यहाँ पर सब ध्वस्त हो जाएगा। तो जितने लोग भी हैं सभी लोग प्रोत्साहन करें कि सभी लोग कुछ ना कुछ पेड़ जरूर लगाते रहें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वनों का संरक्षण से क्या अभिप्राय है, तो वनों का संरक्षण क्या हो जाएगा, वनों को बचाना है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, तो भी इसका कारण क्या है, वनों के कारण है। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है, तो आश्रय मतलब होता है रहने का स्थान होता है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, तो दोस्तों वन जो होते हैं पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं, तो वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं। आप देखते हैं कि आज के समय जो मौसम होता है वो उल्टा सीधा होता है। जुलाई में बारिश होगी, कभी मई में होगी, कभी अप्रैल में होगी, कभी ऐसे होता है। ये सिर्फ होता है वनों के कारण होता है। मानसून कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस कारण से वनों का होना हमारे लाइफ के लिए सबसे बड़ा वरदान होगा, है ना। तो दोस्तों ये गद्यांश बहुत ही आसान था, बहुत बेहतर तरीके से। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।